नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में नीति निर्देशक तत्वों के विषय में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे भारत की संघीय कार्यपालिका की। जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ उन्हें जाके देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेरीज हैं तो कमेंट कीजिए। तो संघीय कार्यपालिका ये क्या है? यह है हमारी केंद्रीय सरकार के विषय में, यह हमारे केंद्र के विषय में। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दो प्रकार की सरकारें स्थापित की जा सकती हैं। एक होती है संसदीय सरकार, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक सरकार। तो यहाँ हम जो बात करेंगे वह करेंगे संसदीय सरकार के बारे में, क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इसके सदस्य निर्वाचित होते हैं तथा वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जब कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, इसमें कार्यपालिका का प्रधान अपने कार्यकाल और बहुत कुछ सीमा तक अपनी नीतियों और कार्यों के बारे में विधानमंडल से स्वतंत्र होता है। तो भारत में एक संसदीय लोकतंत्र है। संविधान के भाग 5 में संघ से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। इस पोर्शन के पहले जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? 4 ऑप्शन हैं: वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाममात्र, संवैधानिक और नाममात्र। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो होगा औपचारिक, विधिक, राजनीतिक और नाममात्र, अर्थात 2 और 3, अर्थात अपना ऑप्शन बी इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 54। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है, या भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, या देश के किसी भाग में आपातकाल घोषित करने का। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति देश के किसी भी भाग में आपातकाल घोषित कर सकता है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार किसका है? राज्यपाल का, अर्थात ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श स्वीकार करना चाहिए। बी, आपातकालीन शक्तियां। सी, राज्य में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। डी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। जो उसे स्वीकार करना चाहिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता, बल्कि डी सही है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। चलिए
इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा, सी राज्य के राज्यपाल द्वारा या डी राज्य विधानमंडल द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी संसद के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे यहाँ से। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह स्वयं एक प्रत्याशी है, या उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है, या वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है, या वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य नहीं होते। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल भाग लेता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। एक और अब नया क्वेश्चन है इसी में कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस है वो हमने चेंज किया है अभी, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्यों में क्या होगा। तो दोस्तों, इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। अभी इस विषय में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं हो सका है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य कौन नहीं होते? लोकसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य भी होते हैं। हाँ, राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं तो राष्ट्रपति के पद के दायित्वों को कौन संभालेगा? इसका सही उसमें 4 ऑप्शन: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री का कैबिनेट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तीनों ही क्वेश्चंस के जो तीनों ही ऑप्शन है ये काफ़ी क्लोज हैं दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान में जन्म से नागरिक यह शब्द नहीं दिया गया है, तो यह गलत है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, यह सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए। संसद का सदस्य में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है, लेकिन जो उपबंध है वो है लोकसभा के विषय में कि उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो क्लियरली इसमें जो सही है वो क्या है? वो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, अर्थात बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से अगर भारत की राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा कौन कर सकता है? 4 ऑप्शन हैं: भारत के महाधिवक्ता, संसद, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए
क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो यह उपबंध नहीं मिलता। सांसद अर्थात लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो यह भी सही है। देश का नागरिक हो यह भी सही है। तो कौन सा इसमें उपबंध नहीं है? पढ़ा लिखा हो। सही अपना उत्तर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु 4 ऑप्शन है, 4 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ। चुनाव लड़ने से पहले उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत बाद उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, निर्वाचित होने के तुरंत बाद उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा से, केवल लोकसभा के सदस्यों से, केवल राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों से, या राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या है दोस्तों, जैसा आप भी जान रहे हैं? डी। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप बार बार कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज ना हो। जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। अपने दोस्तों को भी इनके बारे में बताइए, इन क्वेश्चंस पर आप डिस्कस कीजिए उन लोगों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है, संसद का भाग होता है, सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति दोनों सदनों की चर्चाओं में भाग नहीं लेता। यह क्वेश्चन हमारा कौन सा इसमें सही नहीं है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, सी, आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, डी, खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वो किया जाता है बी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। इसमें होता क्या है, जो भी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उन सदस्यों को प्रेफरेंसेस के अनुसार वोट देना होता है। सपोज कीजिए कि 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो और आप सांसद हैं, तो आप वोट कैसे देंगे? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये, अगर ये ना हो सके तो सेकंड चॉइस मेरी ये है, और ये ना हो सके तो फिर ये थर्ड चॉइस में। 50% प्लस 1 जिसे प्राप्त होता है वो राष्ट्रपति बनता है। 50% प्लस 1 को न्यूनतम कोटा भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार का यह दायित्व है कि यह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 355 के द्वारा केंद्र सरकार राज्यों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर सकती है किसी अनहोनी की आशंका पर। दूसरा है अनुच्छेद 356, यह संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 352 यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 352। जैसा कि आपको बताया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाया जा सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह।
ये 3 आधार हैं। इसमें ये भी बताया, हो सकता है पिछले वीडियोस में हम कहीं कुछ बोलने में कुछ त्रुटि रही हो, यहाँ क्लेरिफाई और करते हैं उस चीज़ को। यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया जाता है तो मूलाधिकार 19, 20 और 21 तीनों सस्पेंड किए जा सकते हैं। किंतु यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है तो अनुच्छेद 19 जीवित रहेगा, केवल 20 और 21 सस्पेंड होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 1 माह, 2 माह, 6 माह या 1 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति तत्काल आपातकाल की घोषणा कर देते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की, और यह घोषणा संसद के दोनों सदनों से अलग अलग, ध्यान रखिएगा संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से 1 माह के अंदर पारित हो जानी चाहिए। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के संबंध में उद्घोषणा के संसद से पारित होने का समय जो है वो है 2 माह। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 5 बार, 4 बार, 1 बार या कभी नहीं? तो दोस्तों भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा। 1991 के आर्थिक संकट के बावजूद हमने वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अगर हम वित्तीय आपातकाल लगाते हैं तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सपोज कीजिए आप एक साइकिल पर पुराने कपड़े पहन के बैंक के पास जाएं और वहाँ से 5 करोड़ का लोन मांगें, आपको मिलेगा? नहीं। तो इसलिए हम वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं करते, आज तक नहीं की गई। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के न्यायवादी, महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, राज्य के राज्यपाल की या उपरोक्त सभी की? दोस्तों ये तीनों ही नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ए अपने निर्वाचन की तिथि से, बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, या निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी, अपने पद ग्रहण के दिन से। चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। देखिए इन चारों ऑप्शंस में क्षमादान की शक्ति, आपातकाल की घोषणा की शक्ति और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह तीनों शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद के द्वारा हटाए जाते हैं। चलिए बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों से संकल्पों के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, आपको बताया था हमने इस बारे में अभी 1 मिनट पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वित्तीय आपातकाल प्रवर्तन में हो, भारत का राष्ट्रपति
संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों की, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। दोस्तों सबसे पहले इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है केवल एक, पहला। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र के कर्मचारियों के या राज्यों की विधानसभा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती कर सकती है। साथ ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसलिए दूसरा ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष या संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों योजना आयोग पहले हुआ करता था, अब इसकी जगह क्या होता है, नीति आयोग। तो याद रखिएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सी, केवल 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विधेयक, यहाँ पे स्प्रिंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ए, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, या जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, या जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करते हैं, या जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी, राष्ट्रपति जब अपनी सहमति दे देते हैं। संसद के दोनों सदनों से कोई भी विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और इस पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? आप पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तीसरा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और चौथा है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों अभी बता चुके हैं कि राज्य विधान मंडलों के निम्न सदन यानी विधानसभा को तो अधिकार है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का, किंतु विधान परिषद को नहीं है। इसलिए इसका सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। शेष 1, 3 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? क्लियर है, उपराष्ट्रपति। कंफ्यूज मत होइएगा, केवल राष्ट्रपति के बारे में कहा जा रहा है, उपराष्ट्रपति मौजूद है वहां। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं राष्ट्रपति में निहित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। दोस्तों यह भी सही है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री चुन लिया जाता है जो कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो अगले 6 माह के अंदर उसे सदन की सदस्यता हासिल करनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रपति
आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का और सांप्रदायिक संघर्ष का। जैसा कि आपको हमने बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ये 3 वर्ड ही संविधान में दिए गए हैं। पहले 44वें संशोधन से पहले आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका दोस्तों सही उत्तर होगा डी, पहला और तीसरा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 61। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है या किसके द्वारा बुलाई जा सकती है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद या राज्यसभा के सभापति। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफ्यूज मत कीजिएगा, संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और उस संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? इस प्रश्न का भी सही उत्तर है डी, राष्ट्रपति। चलिए अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? दोस्तों इसका भी सही उत्तर होगा बी, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? बताया जा चुका है आपको। अगर इसका सही उत्तर पता है तो हमें भी बताइए। यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या अमेरिका? राइट आंसर इज अमेरिका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? बहुत कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है, वो है आंसर डी। और अगर आपसे श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू के विषय में अगर ऐसा पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा 15वां। चलिए नेक्स्ट, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? दोस्तों स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या मंत्रिमंडल? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86 या अनुच्छेद 101? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था? आंसर होगा बी, आंग्ल भारतीय। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह प्रावधान वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। फिर से यह प्रावधान वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक या व्यक्तिक? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विधायी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां हैं? पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो या सभी? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है डी, सभी। संविधान में स्पष्टतः वीटो शक्तियों का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन पूर्ण वीटो को बोलते हैं आत्यंतिक वीटो, पॉकेट वीटो, जेवी निषेधाधिकार, निलंबनकारी वीटो। पूर्ण वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति तब करते हैं जब गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक उनके सामने पेश किए जाएं, या ऐसा हो कि सरकार ने कोई विधेयक पारित कर कर राष्ट्रपति के पास भेजा, वह भी राष्ट्रपति के विचारार्थ है और लोकसभा भंग हो गई और नई लोकसभा बनकर आई, उसने राष्ट्रपति से निवेदन किया कि जो पिछली सरकार वाला विधेयक है उस पर कृपया हस्ताक्षर मत कीजिए। इस कंडीशन में कौन सी होती है? पूर्ण वीटो या आत्यंतिक वीटो। तीसरी इसमें दी गई है निलंबित वीटो। जैसा कि आप जानते हैं कि साधारण विधेयकों के संबंध में, या ऐसा कीजिए मानिए कि धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन से संबंधित विधेयकों को छोड़कर राष्ट्रपति अपने पास आए विधेयक को पुनः विचार के लिए सरकार के पास या लोकसभा या संसद के पास भेज देते हैं। तो इसका कारण होता है कुछ समय के लिए उस विधेयक को टालना। दोबारा पारित होता है तो वो उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं, जैसा कहा गया है। तीसरा होता है जेबी या पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है? संविधान में यह उपबंध नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का परामर्श मानने के लिए बाध्य तो हैं, लेकिन वह कब मानेंगे उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो कोई विधेयक पारित होकर आया और राष्ट्रपति ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना उस पर साइन किए, ना उसे वापस किया, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा कुछ आपको यहाँ से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? चार इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं कुछ। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द करने पर, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किए जाने पर, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करने तक। दोस्तों इन तीनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ध्यान रखिएगा यह प्रक्रिया धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होगी। यह स्थितियां दोनों विधेयकों पर, संवैधानिक संशोधन और धन, इन दोनों विधेयकों पर लागू नहीं होती। उसके अलग प्रावधान है जो आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो पहले भारत के केंद्रीय गृह मंत्री रहे? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन। द राइट आंसर इज ज्ञानी जैल सिंह, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक प्रभावी रह सकता है? इसका पहले सही आंसर लगा लीजिए, 6 हफ्ते, यानी बी 42वें का। अब एक छोटी सी चीज़ और आपको बताएं, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 123 में। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, उस स्थिति में कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि तत्काल किसी कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकते हैं। अब इसमें क्लॉज यह है, देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा गैप कितना हो सकता है आप जानते होंगे, 6 माह का। तो 6 माह तो वो हो गए, और संसद की पहली सिटिंग से 6 हफ्ते के भीतर वो पारित होना चाहिए। तो अगर पूछता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की कुल समय सीमा कितनी है, तो वो हो जाती है 7.5 माह। लेकिन पहली बैठक के बाद कितना टाइम? 6 सप्ताह। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकते हैं?
पहला है मृत्युदंड, दूसरा है सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, तीसरा है ऐसे मामले पर दिए गए दंड जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। तो दोस्तों पहले इसका सही आंसर लगाइए। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यहाँ भी कुछ याद रखिएगा कुछ चीजें। संघ सूची के विषय में जितने भी अपराध होंगे उन पर क्षमादान देने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का। दूसरी चीज, सेना अदालत द्वारा दिए गए निर्णय पर दंड पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार किसका है? क्षमादान देने का राष्ट्रपति का। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज, किसी भी राज्यपाल को मृत्युदंड पर क्षमादान देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, चाहे वह मृत्युदंड राज्य के विषय में दिया जाए या संघ सूची के विषय में। मृत्युदंड पर क्षमादान सिर्फ कौन दे सकते हैं? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, लोकसभा को भंग करना और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। देखिए, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, तो इसका जो आंसर होगा बी, क्योंकि जो धन विधेयक या मुद्रा विधेयक होते हैं इन पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ले ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ए, संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बी, आक्रमण, सी, आंतरिक अशांति, डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। कई बार बताया जा चुका है, सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि 4 संभावनाएं दी गई हैं। यहाँ नहीं बढ़ाई जा सकती, या जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, या आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष। इसमें जो सही है ऑप्शन वो है डी, आपातकाल की समाप्ति तक एक समय में लेकिन केवल 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कोई असाधारण परिस्थिति है और राज्यपाल के कार्यों को राष्ट्रपति को संभालने के लिए कह सकता है। संविधान में यह व्यवस्था दी गई है। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? 160, 162, 165 या 310? जी, यह व्यवस्था है 160। ए ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह गलत है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के चुनाव के विषय में भी आपको बताएंगे कैसे होता है, कैसे इसे पद से हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, या लोकसभा की अनुशंसा पर, या केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या राज्यसभा की अनुशंसा पर। दोस्तों, जब सरकार को लगता है कि उसने अपना बहुमत सदन में खो दिया है तो वह राष्ट्रपति को से निवेदन करते हैं कि कृपया लोकसभा भंग कर दी जाए। तो सही उत्तर होगा सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ये पूछा जा रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो सकती है। ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा,
जो सही उत्तर है वो है इसका डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कोई परेशानी या कुछ जानना चाहते हैं या कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।